नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल के महाराष्ट्र स्पेशल में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में तमाम सियासत के बीच जनता ने अपना फैसला ईवीएम मशीन में कैद कर दिया है। अब बारी है 2 दिन बाद आने वाले परिणाम की, जो तय करेगा कि महाराष्ट्र की सत्ता के सिंहासन पर कौन काबिज होगा, कौन महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री होगा। पवार बनाम पवार की लड़ाई में किसने जनता का दिल जीता है, असली शिवसेना की जंग में जनता किसके साथ गई है। और लेकिन कल की वोटिंग को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा जनता के बीच में चुनाव को लेकर उत्साह की है, जहां वोटिंग प्रतिशत ने कई साल के रिकॉर्ड को तोड़ के रख दिया है महाराष्ट्र में। और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो मुंबई और शहरी इलाकों में भी। अब यह शिंदे सरकार का समर्थन है या सरकार के खिलाफ नाराजगी, बढ़ते वोटरों की पैटर्न की थ्योरी को भी समझने की हम इस कार्यक्रम में कोशिश करने वाले हैं, जिसे लेकर हर पार्टी अपने अपने दावे कर रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन पहले हम आपको दिखाते हैं यह रिपोर्ट। महायुति या महाआघाड़ी, किसकी दौड़ेगी गाड़ी? बयानबाजी तेज, नतीजों का इंतजार, किसकी सरकार? बयानबाजी को लेकर नेताओं के अंदाज सौम्य हैं, लेकिन संदेश तल्ख। बयान के तीर कमान से ऐसे निकल रहे हैं कि सीधे दिलों पर जाकर लग रहे हैं और धड़कनें तेज हो चली हैं। महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए मतदान के कुछ ही घंटे बीते होंगे कि बयानबाजी ने सियासी माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है। खास तौर पर महाविकास आघाड़ी के खेमे को। कहने को चुनावी नतीजे बेशक 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन 2 दिन पहले से ही इस खेमे के धड़े सीएम पद को लेकर आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि सरकार तो कांग्रेस के नेतृत्व में ही बनेगी, जबकि शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता संजय राउत ने पलटवार करते हुए कह दिया है कि अगर कांग्रेस आलाकमान ने महाराष्ट्र इकाई को कुछ कहा है तो ऐलान करने में दिक्कत क्या है। तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। कांग्रेस के सबसे ज्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे, महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये काले पत्थर पे सफेद लकीर है। नहीं, मैं ये नहीं मान लूंगा और कोई नहीं मानेगा कि महाविकास आघाड़ी की सरकार हम बैठकर तय करेंगे। और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खरगे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। बयानबाजी सिर्फ मुख्यमंत्री पद को लेकर ही तेज नहीं हुई है, बल्कि राज्य में हुई वोटिंग को लेकर भी दोनों खेमे अपनी अपनी ताकत बता रहे हैं। महाराष्ट्र में 1995 के बाद ये पहला मौका है जब 65% बम्पर वोटिंग से नेताओं के चेहरे खिल उठे। साल 1995 के महाराष्ट्र चुनाव में 71.6% मतदान हुआ था, लेकिन इसके बाद विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा, आंकड़ा कभी 65 को भी नहीं छू पाया था। साल 1999 में 61, साल 2004 में 63.5, साल 2009 में 59.5, 2014 के विधानसभा चुनाव में 63.8 और 2019 में 61.1% मतदान हुआ था। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि ज्यादा मतदान का फायदा महायुति को होगा, जबकि कांग्रेस नेताओं का मानना है कि ज्यादा वोटिंग सरकार के खिलाफ बने माहौल का नतीजा है। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो रुझान सामने आ रहा है कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ गया है। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है तब लोगों को सरकार के खिलाफ एक मत तैयार होता है, जो लोग बाहर आकर लोग मत डालते हैं। तो दिस इज वोट फॉर चेंज। बयानों और दावों की भरमार महाराष्ट्र के कोने कोने में दिख रही है। नागपुर से लेकर नासिक तक और मुंबई से लेकर लातूर तक बयानबाजी में पीछे कोई नहीं है। महाराष्ट्र में एक बात तय हो चुका है कि महाविकास आघाड़ी की पूर्ण बहुमत की सरकार आ रही है। महाराष्ट्र का एग्जिट पोल उसी दिन आ गया था जब
2022 में 20 जून को गद्दारी हुई थी, एक चलती सरकार को गिराई गई थी, पीठ पर छुरा भोंका गया था, उसी दिन महाराष्ट्र का एग्जिट पोल आ गया था। जनता की जो इच्छा है, जनता के आंखों में कैंपेन के दौरान आप जो फीडबैक देखते हैं वो एग्जिट पोल और एग्जिट पोलस्टर्स से अधिक महत्वपूर्ण है। और जनता के फीडबैक से मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि जनता ने तय किया कि वे महायुति सरकार को एक हैट्रिक देना चाहते हैं। देखिए, सीटों पे मैं कह नहीं सकता हूं, लेकिन एक कंफर्टेबल मेजोरिटी से महायुति सरकार जीत जाएगी। खैर, महायुति हो या महाअघाड़ी, सरकार किसकी बनेगी, फिलहाल इसका जवाब ईवीएम में बंद हो चुका है। मुंबई से साहिल जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। तो महाराष्ट्र में अभी तक 23 तारीख के नतीजे आना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही दावे प्रतिदावे भी शुरू हो चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ धड़कनें तेज हैं, क्योंकि चुनाव में पहली बार ऐसा हुआ है कई सालों में, 1995 के बाद, कि महाराष्ट्र में वोट प्रतिशत 65% के ऊपर जा सकता है। ये एडिशनल वोट प्रतिशत किसके पास जाएगा, इसको लेकर टेंशन है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर दावे प्रतिदावे, 26 तारीख तक सरकार बनानी होगी, वरना राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसके लिए नेताओं की कवायद शुरू हो चुकी है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं की बैठक शुरू हो चुकी है। 23 तारीख के पहले कम से कम आपस में बातचीत करके स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, 23 तारीख को नतीजे किस तरीके के आते हैं, उस पर चर्चा होगी। संजय राउत शिवसेना की तरफ से इस बैठक में मौजूद है। जयंत पाटिल राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार के अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, वो बैठक है। उसके साथ साथ बाला साहेब थोरात कांग्रेस के नेता भी इस बैठक में मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुख्यमंत्री पद को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत रहेगी, और जो सबसे क्विकली, फास्ट, जल्दी इसके बारे में फैसला ले पाएगा वो सरकार की तरफ पहुंच पाएगा। क्योंकि अभी तक यह स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार सरकार किसकी बनेगी, और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में तमाम मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदीप भंडारी है, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, सुरेंद्र राजपूत है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस के, उसके साथ साथ किशोर तिवारी है, स्पोक्स पर्सन शिवसेना यूबीटी के, सुशीबेन शाह है, स्पोक्स पर्सन शिवसेना एकनाथ शिंदे यानी शिवसेना की, आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, संजय कुमार को डायरेक्टर है सीएसडीएस के, कल भी वो हमारी चर्चा में थे, विनोद अग्निहोत्री सीनियर जर्नलिस्ट, और थोड़ी देर के बाद यशवंत देशमुख भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। शुरुआत हम करेंगे मुख्यमंत्री कौन होगा इसकी चर्चा को लेकर, क्योंकि समय की काफी कमी होगी आपके पास। 23 तारीख को फैसला आएगा। मैक्सिमम पोल्स ये दिखा रहे हैं कि हंग असेंबली हो सकती है। आज की स्थिति में महाराष्ट्र का जो भविष्य है वो रिबेल्स या इंडिपेंडेंट्स, जिसे हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट विधायक जो जीत कर आ सकते हैं, या छोटी पार्टियां, उन पर निर्भर होगा। ऐसी स्थिति में सरकार बनाने के लिए केवल 2 दिन का समय बचता है। वो तय होना चाहिए कि मुख्यमंत्री कौन होगा। दोनों अलायंसेस ने डिक्लेयर नहीं किया है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। तो ऐसे में सुरेंद्र राजपूत जी, क्या कांग्रेस अभी से बोल रही है, नाना पटोले बोल रहे हैं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री बनेगा, जवाब मिल रहा है संजय राउत की तरफ से कि नहीं भाई, शिवसेना का ही मुख्यमंत्री बनेगा। यह लड़ाई में कहीं बीजेपी, शिवसेना और एनसीपी जाके सरकार बनाने का दावा ना पेश कर दे? देखिए साहिल भाई, आप तो महाराष्ट्र में बैठे हैं, महाराष्ट्र की रग रग से वाकिफ हैं। हम तो इतना जानते हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री होगा, कोई अडानी मुख्यमंत्री नहीं होगा। कोई अडानी का कोई चेला, अडानी की कोई कठपुतली, अडानी का कोई रबर स्टैंप मुख्यमंत्री नहीं होगा। इस बात को हम आपको आश्वस्त कर सकते हैं। हमारे यहां से तीनों पार्टियों आपस में डिसाइड कर लेंगी, बैठ करके बता देंगी कि ये हमारे विधायक दल ने इस आदमी को नेता चुना है, ये हमारा नेता है। लेकिन हां, भारतीय जनता पार्टी में जो सिर फुटअव्वल हो रही है, देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि हम बनेंगे, अजीत दादा कह रहे हैं हम बनेंगे, वो क्या नाम उनका, एकनाथ शिंदे साहब कह रहे हैं हम बनेंगे, अमित शाह कह रहे हैं अभी तक मुख्यमंत्री कोई नहीं है, एकनाथ शिंदे अब नहीं है। तो इन सारी चीजों को लेकर के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में सर फुटअव्वल, बयानबाजी तो राजपूत जी आपकी तरफ से आई है, महायुति ने अब तक कुछ बोला नहीं है। बयानबाजी तो आपकी तरफ से आई है। नाना पटोले का दावा, उस पर प्रतिदावा संजय राउत का। नाना पटोले ने कहा कि भाई मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का ही बनेगा, संजय राउत ने बोला कि भाई मुख्यमंत्री तो शिवसेना का ही बनेगा। नहीं तो आप साहिल भाई, क्या आप चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां अपनी बात भी नहीं रखें? हम तो अपनी बात रख रहे हैं। हमने ये तो नहीं कहा ना नाना पटोले ने कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा,
या संजय राउत साहब ने ये तो नहीं कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। हर पार्टी के पास में हमारे पास एक से अधिक मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। कांग्रेस के पास नाना साहब पटोले हैं, वर्षा गायकवाड़ है, बाला साहब थोराट हैं, सभी लोग हैं हमारे पास मुख्यमंत्री पद के दावेदार। उद्धव थे, क्या नाम शिवसेना के पास उद्धव साहब ठाकरे हैं, या ना जी एनसीपी के पास। मैं कह रहा हूं ना, यही तो दिक्कत हो जाती है ना, जब एक से ज्यादा लोग अगर उम्मीद में बैठ जाते हैं ना, तभी तो मुख्यमंत्री पद को लेकर दिक्कत होती है। महाराष्ट्र का सारा खेल 2019 में प्रदीप भंडारी मुख्यमंत्री पद को लेकर ही तो बिगड़ गया था। तो इस बार तो कम से कम आप इतना ख्याल रखेंगे कि आपकी किसी सहयोगी पार्टी को आपने वचन दिया होगा तो उनको मुख्यमंत्री बना तो देंगे ना, वरना ऐसा ना हो जाए कि पिछली बार की तरह जिनको वचन दिया है वो बोल देंगे कि भाई आप मान नहीं रहे तो हम दूसरी जगह चले जाते हैं। कई सारे बीजेपी नेता कह रहे हैं कि नंबर पे डिपेंड होगा, अगर बीजेपी 90 का नंबर क्रॉस करती है तो दावा वही डाल देंगे मुख्यमंत्री पद पर। फिर आपकी सहयोगी पार्टियां बोलेंगी कि भाई हमें तो वचन दिया था और कहीं गड़बड़ ना हो जाए उसको लेकर। तो इस सब की तैयारी तो करके रखी है ना 23 तारीख के बाद। साहिल जी, पूर्ण बहुमत की महायुति की सरकार बनने जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर ऐतिहासिक रूप से वोटिंग हुई है। महाराष्ट्र के अंदर महिलाओं की वोटिंग संख्या जो हम फीडबैक ग्राउंड से कलेक्ट कर रहे हैं वो काफी बम्पर वोटिंग महिलाओं की हुई है। जो हमारे सोर्सेज ग्राउंड से कह रहे हैं कि ग्राउंड पे लाडकी बहना योजना के तहत महिलाओं ने महायुति को काफी समर्थन किया है। हमारे विपक्षी दल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, सुरेंद्र राजपूत जी, जो अभी तक हरियाणा के अंदर एक एलओपी को ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं कर पाए, वो यहाँ मुख्यमंत्री पद के ख्वाब देख रहे हैं। उनका ख्वाब वैसे ही रहेगा जैसे हरियाणा का ख्वाब रहेगा। और मोटी मोटी बात ये, अगर आप एक और डेटा एनालाइज करेंगे कि जब भी ज्यादातर टाइम वोटिंग होती है, बढ़ती है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को फायदा होता है। और ये ज्योग्राफी एग्नोस्टिक है। मध्य प्रदेश 2018-23 कंपेयर कर लीजिए, महाराष्ट्र को आप देख लीजिए 2014 और 19, जिसमें 14 और 19 में थोड़ी सी वोटिंग कम हुई थी, तो हमारी 120 से 120 पहले सीट थी, फिर 100 के मार्जिनली अबव 100 थी। तो हम काफी कॉन्फिडेंट है। ये लोग बौखलाए हुए हैं, इसीलिए लोग पब्लिक स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप बताइए, वोटिंग के बाद में क्या एक भी पब्लिक स्टेटमेंट किसी भी हमारे अलायंस पार्टनर ने दिया? नहीं दिया, क्योंकि हम तीनों आपस में बैठेंगे। बात तो सही है, बात तो सही है। और है ना वोट परसेंटेज और सरकार बदलने या सत्ता बदलने का या सत्ता में कायम रहने का क्या संबंध है, उस पर भी मैं आऊंगा। उसको लेकर भी अलग अलग ग्राफ हमारे पास आंकड़े हैं, तो उस पर भी आऊंगा। लेकिन मेरा सवाल कुछ और था। मेरा सवाल यह था कि पिछली बार भी आपको पूर्ण बहुमत मिला था, दिक्कत हो गई कि आपने किसी को कुछ वचन दिया था। मतलब आप कह रहे हैं कि वचन नहीं दिया था, वो कहते हैं कि वचन दिया था, वो वचन का फॉलो नहीं हुआ, पालन नहीं हुआ, उसके चक्कर में पूरी सरकार पलट गई। तो इस बार तो इसका ख्याल रखा हुआ है ना कि अगर सपोज आपकी सरकार आने वाली भी होगी तब भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि एकनाथ शिंदे को वचन दिया है उनको नहीं मानेंगे। कई लोग ये कह रहे हैं कि 90 के ऊपर अगर बीजेपी जाएगी तो खुद ही दावा करेगी कि भाई हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, अलायंस पार्टनर मुख्यमंत्री पद ले ले, तो उसके चक्कर में कोई गड़बड़ ना हो जाए। 2 दिन में तैयारी तो पूरी रहेगी ना आपकी। साहिल जी, हमारा एकनाथ शिंदे जी के साथ जोड़ फेविकॉल का जोड़ है। आप निश्चिंत रहिए, 26 के पहले एनडीए महायुति की सरकार बनेगी। उद्धव ठाकरे जी ने वचन जो है उसके साथ वादा खिलाफी करी थी, और उसका नतीजा आप देखेंगे आने वाले चुनाव के अंदर कि सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग पार्टीज में उद्धव ठाकरे जी की पार्टी रहेगी। तो हमारा फेविकॉल का जोड़ है, और ये फेविकॉल का जोड़ जो है वो एक तरफा चुनाव जीतने वाला है। चलिए, दूसरा जोड़ किसका है? सुरेंद्र राजपूत जी, आपने कौन सा जोड़ लगाया हुआ है? इनका फेविकॉल का जोड़ है। जी जी जी, बोलिए। हाँ, इन्होंने बता दिया, आज ही बता दिया कि इनकी सरकार नहीं बन रही है। प्रदीप भंडारी चुनाव हार चुके। इन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे के साथ फेविकोल का जोड़ है। अजीत दादा पवार को इन्होंने पहले ही दूध में मक्खी की तरीके से बाहर निकाल दिया। या तो ये कह रहे हैं कि अजीत पवार के पास एक भी सीट नहीं आ रही है, और या फिर इन्होंने अजीत पवार को डंप कर दिया है। चुनाव के बाद किस तरीके से ये लोग डंप करते हैं ये आपने देख लिया है। और हमारा तो आज से लेकर के हमारी तो जो जोड़ गठजोड़ है वो जनता के लिए है, किसानों को सोयाबीन की फसल का एमएसपी देने के लिए है, बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए है, और जो क्या नाम फैक्ट्रियां गुजरात गई उनको वापस लाने के लिए। लेकिन ये जरूर तय हो गया, इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया। अभी इस वक्त प्रदीप भंडारी ने साफ साफ कह दिया साहिल भाई कि साहब अजीत दादा पवार के साथ कोई फेविकोल का जोड़ नहीं है। अजीत दादा पवार का प्रवक्ता अगर यहाँ पर कोई हो तो वो भी देख ले, और नहीं तो अजीत दादा पवार देख ले या ब्रजमोहन श्रीवास्तव देख ले। सुरेंद्र जी, हर तरीके के जोड़ के लिए ना महाराष्ट्र में, सुरेंद्र जी, ना इससे आपके पास एक एक्स्ट्रा वोट आएगा,
ना एक्स्ट्रा कुछ वोट जाएगा। जिस दिन आप संजय राउत तो नाना पटोले को एक साथ में बैठा अरे परेशान मत हो प्रदीप भाई, बात करिएगा, अपना कुनबा देखिए, पता चलिए, चले ठीक आधे है। ना रहे आपके साथ। भाई घबराइए मत। बाकी मुद्दों पर भी चर्चा करनी है। 23 तारीख को राजपूत जी, भंडारी जी, अरे राजपूत जी, सुरेश जी, भंडारी जी, हरियाणा भाई जैसे बाकी मन लोगों से भी चर्चा फिर बाद में करनी। अलायंस पार्टनर से भी पूछ वीडियो लेते देखेंगे आपके। हैं। सुशीबेन शाह और किशोर तिवारी जी और सुशीबेन शाह भी है, दोनों शिवसेना से जुड़े हुए हैं, इसके लिए उनको पूछना जरूरी है। किशोर तिवारी जी, सबसे पहले आप 2019 की तरह इस बार कुछ उलटफेर तो नहीं करेंगे? कांग्रेस अगर मुख्यमंत्री पद नहीं देती है तो, या उससे पहले की तैयारी आपकी हो चुकी है? किशोर तिवारी जी, आपको आवाज आ रही है तो जवाब दीजिए। आप म्यूट पर है, आप म्यूट पर है मेरे ख्याल से। महाराष्ट्र की जनता बराबर म्यूट करेंगे उनको। अरे देखो, मैं एक बार अभी आवाज आ रही है भैया? आ रही है, बोलिए। हाँ, ये देखो, मैं बता रहा हूँ, महाराष्ट्र के अंदर ग्रामीण भाग में 70 से 75% वोटिंग हुई है, और ये एवरेज दिखाते बखत बंबई, नागपुर, पुणे, इनके पास 50% वोटिंग है। तो एक विशिष्ट किसानों की असंतोष और लाड़की बहन का असर भी था, और ये सब रिफ्लेक्ट हुआ है। लेकिन एक चीज मैं बताता हूँ, प्रदीप भंडारी नहीं, ये उस वक्त शायद स्कूल में जाते होंगे। तो 2014 में बीजेपी अकेले लड़ी, 127 सीट आई। आप क्या? और उसके बाद 2019 में 105 सीटें आई, और अब सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि इनके 50 सीटें है। तो अब ये देखिए कैसा हो रहा है। बीजेपी हमें खत्म करने के बीच में खुद की सीटें खो दी है। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, 23 तारीख को दोपहर को साहिल मालूम पड़ जाएगा किसकी सरकार बन रही है। लेकिन सारे संकेत मुख्यमंत्री पद का बता दीजिए ना। एक बात मैं क्लियर कर रहा हूं, हम भाऊ लोग हैं। मातोश्री के पर जो माथा टिकाएगा नहीं वो मुख्यमंत्री बनेगा नहीं, ये संकेत आ गए हैं। और कोई लोग अगर राज तिलक करके बैठे तो मैं उनको भी बताता हूं कि राज तिलक करना उचित बात है राज तिलक करना। और कांग्रेस को तो 82 सीट्स, अरे मैं कहा झगड़ा लगा रहे हो? 23 तारीख तक सुरेंद्र राजपूत और मेरा झगड़ा होने वाला नहीं है। एक बात मैं बता रहा हूं, नहीं भाई, टिकाएंगे कि नहीं माथा मातोश्री पर? किशोर तिवारी कह रहे हैं कि भाई माथा टिकाएंगे, उसको बनाएंगे मुख्यमंत्री, नौबत आएगी तो जाके माथा टिकाएंगे कि नहीं? अरे नहीं, रुको। देखो, सुरेंद्र राजपूत माथा टिकाना बोले तो मातोश्री पे जाना और उद्धव जी का आशीर्वाद देना, ऐसा है। झगड़ा मत लगाओ। एक नाथ शिंदे भी माथा टिकाने जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि डजन भरी चुन के आ रहे हैं। वो चाचा के पास भतीजा जा रहा है। देखो, बीजेपी ऐसी पार्टी है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। लेकिन प्रदीप भंडारी, तुम ना दिल्ली में रहते हो, क्योंकि बंबई से तो आप भाग गए, दिल्ली में रहते हो, एक बात बता देना कि हम 127 से 107 हुए और हम 65 हो रहे। देखो, आप हमें लूटते खुद ही लूट गए। क्या? चलिए भंडारी जी जवाब दीजिए, मुझे अगला ग्राफिक्स भी लेना है। बोलिए भंडारी जी, बोल दीजिए। अरे कोई जवाब नहीं है उसके पास। आपने अगर देखा, किशोर जी ने बोला 23 तारीख तक वो और कांग्रेस पार्टी नहीं लड़ेंगे। मतलब ये साबित कर दिया है किशोर जी ने जब 23 तारीख को एंड तक नतीजे आएंगे, ये और कांग्रेस पार्टी के बीच में आपसी बयानबाजी होगी लड़ने की। तो यहीं से आप इनका कॉन्फिडेंस देख सकते हैं कि ना उद्धव सेना को फेथ है कांग्रेस पे, ना कांग्रेस को फेथ है। और ये तो कल से ही, ये देखिए सुरेंद्र राजपूत का ट्वीट, 20 नवंबर को इलेक्शन कमीशन को कल ब्लेम करना शुरू कर रहे हैं। तो जब जो लोग अभी से इलेक्शन कमीशन और ईवीएम को ब्लेम कर रहे हैं, वो आप समझ लीजिए 23 तारीख को इनका हश्र क्या होने वाला है। एक मिनट प्रदीप, मैं बताता हूँ। उखाड़ दिया था कि नहीं उखाड़ दिया था, बोलो तुम। तुम
इस वक्त तुमको तलोजा में अच्छी रूम रखेंगे। मैं बता रहा हूँ, उद्धव जी को मैंने बोला है। अरे किशोर जी, अरे छोड़िए ना, पुरानी बातें मत निकालिए भाई, पॉलिटिक्स में बात करिए, जो अभी चल रहा है उस पर बात करिए, पुरानी बातें छोड़ दीजिए। चलिए नहीं, अब नहीं, उद्धव जी को बोला है, अर्णव रहो या प्रदीप रहो, इनको टॉयलेट अच्छा देना है हमको। हम आ रहे हैं महाराष्ट्र में, हमारी सरकार आ रही है। नहीं, हमारी सरकार किशोर तिवारी जी भाई, अभी की बात करिए। मुख्यमंत्री उद्धव जी रहेंगे। सुशीबेन शाह, मुख्यमंत्री उद्धव जी रहेंगे। सुशीबेन शाह, चलिए सुशीबेन शाह, एकनाथ शिंदे ही मुख्यमंत्री बनेंगे क्या मान के चले? मिस्टर जोशी, थैंक यू फॉर हैविंग ऑन योर शो, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। मैं इतना कहना चाहूंगी, मेरे सारे को पैनलिस्ट को भी गुड इवनिंग, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगी कि एक बात समझ लीजिए, नहीं जमा सुशील बेन, कुछ नहीं जमा तुम्हारा। अरे तिवारी जी जरा दूसरे को भी बोलने दीजिए ना प्लीज। भाई तिवारी जी को जरा शांत करिए। भाई तिवारी जी आपका हो गया है, जरा सुशीबेन शाह को बोलने दीजिए। बोलिए शाह जी, बोलिए सुशीबेन। सो आई विल टेल यू दिस कि एक बात तो सब जानते हैं कि वोट जो ज्यादा बड़े हैं वो हमारी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोटिंग की है। फिर वो ग्रामीण भागों में लूट लिया तुमने, सबको मालूम था तुमने लूट लिया। तो 1500 अरे तिवारी जी बोलने दीजिए। मिस्टर जोशी, किशोर तिवारी जी का थोड़ा भाई बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। सुशीबेन शाह बोलिए सुशीबेन जी। आप सारे जानते हैं, आपने देखा है कि महाराष्ट्र ने भी देखा है कि हर जगह आपके शोज में रेगुलरली देखती हूँ, आप भी मानते हैं कि सारी महिलाओं ने इस टाइम बढ़ चढ़ के वोटिंग की है। यानी इस बार स्त्री शक्ति ने, जनशक्ति ने, आधी आबादी ने मन बना लिया था कि इस बार वोट करेंगे तो महायुति को करेंगे और हमारे द मोस्ट पॉपुलर सीएम एकनाथ रावजी शिंदे साहब को करेंगे। एज फार एज वोटिंग परसेंटेज घटा है, महिलाएं इतनी दुखी है कि वोटिंग परसेंटेज घटा है। तिवारी जी आप भी बोलते रहे, कुछ भी नहीं मालूम, आप भी बोलते रहे ना, गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, बेबुनियाद के तुक्के लगा रहे हो। अरे तिवारी जी जरा बात तो खत्म करने दीजिए, तिवारी जी थोड़ा सा फेडर डाउन रखिए तिवारी जी का। बोलिए सुशीबेन जी बोलिए। भाई अभी तक नंबर्स आए नहीं है पूरे। सुशीबेन शाह बोलिए सुशीबेन शाह। मुझे समझ में ये नहीं आता है कि ये जो महाविनाश आघाड़ी के लोग बैठे हैं भूल गए कि इलेक्शन हो चुका है, अभी वो मुद्दे चला रहे हैं। बट आई टेल यू दिस, मुझे समझ में ये नहीं आता है कि 102 सीट लड़कर आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि कांग्रेस कभी सरकार भी बना सकती है। एक बात समझ लीजिए, महायुति और बीजेपी 148 सीट पर लड़ी हैं, सो 48 सीट ऐसे भी उनकी कम हो गई। हमारे साथ जो हमें 85 और 51 हमारी महायुति के आप देखेंगे, हम जरूर विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। बीजेपी चलिए भाई, नंबर ऑफ सीट्स के मिस्टर जोशी, यू शुड गिव मी कितना वोट देते हैं ना सुशीबेन शाह जी सुशीबेन शाह जी, वो लोग किसको वोट देते हैं ना उस पर बहुत डिपेंड होता है। कौन कितनी सीट करता है उस पर डिपेंड नहीं होता है कई बार। लेकिन 102 और 158 आप कैसे बराबरी कर सकते हो? यू कैन नेवर बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। बिल्कुल, ये जो उद्धव ठाकरे जी की मनमानी और जो उनका अहंकार था उसकी वजह से कांग्रेस भुगतेगी। 102 सीट पर लड़के उम्मीदवार न होते हुए, चलिए बहुत वोट परसेंटेज की बात हो रही है सुशीबेन शाह। नहीं सुशीबेन शाह जी ओके वोट परसेंटेज की बात हो रही है। मैं कुछ आंकड़े सबके सामने रखना चाहता हूं, उसके बाद मुझे संजय कुमार, आशुतोष और अग्निहोत्री जी के पास भी जाना है। सबसे पहले ना मैं वोट परसेंटेज पर कुछ आंकड़े आपके सामने रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में 2024 लोकसभा चुनाव और 2019 विधानसभा चुनाव के मुकाबले कम से कम 5% से वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 65%, 65% वोट शेयर जो इनिशियल ट्रेंड्स इलेक्शन कमीशन के तरफ से डिक्लेयर किए गए उसमें आपने बताया हुआ है। आज देर रात तक फाइनल आंकड़े भी इस पे आ जाएंगे। आप अगर स्क्रीन पर देख सकते हैं तो देख लीजिए कि महाराष्ट्र में 1995 के बाद यह पहला मौका है जब 65% बंपर वोटिंग से नेताओं के चेहरे खिल उठे। 1995 में महाराष्ट्र के चुनाव में 71.6% मतदान हुआ था, लेकिन इसके बाद विधानसभा के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव हो, आंकड़ा कभी 65% को भी छू नहीं पाया था। 1999 से 61% था, 2004 में 63.5%, 2019 में 59.5%, 2014 के विधानसभा चुनाव जबकि वो ज्यादा वोट प्रतिशत होना चाहिए था तब भी
63.8% और 2019 में 61.1% यानी 61.1% मतदान यहां पर हुआ है। लेकिन लोग हमेशा कहते हैं कि भाई, अगर हमने सुना कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे कि भाई ज्यादा वोटिंग हुआ है तो बीजेपी को फायदा होता है, वहां पर अमित देशमुख कह रहे थे कि कांग्रेस के नेता वो कह रहे थे कि अगर ज्यादा वोटिंग होता है तो वो एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग होता है, यानी सरकार के खिलाफ वोटिंग होता है। तो आइए एक बार नजर डालते हैं कि क्या वोट प्रतिशत और सरकार बदलने का कोई सीधा संबंध है या नहीं है। 1995 में पहली बार कांग्रेस की सरकार जाकर शिवसेना बीजेपी की सरकार आई थी। तो हम देखते हैं कि 1995 के बाद वोट प्रतिशत में बदलाव से क्या सत्ता में भी बदलाव हुआ है। दरअसल वोट प्रतिशत में बदलाव से सत्ता में बदलाव होता ही हो, ऐसा कोई भी ट्रेंड अब तक देखने को नहीं मिला है। तो देखिए 1995 में 9.3% ज्यादा मतदान हुआ था और सत्ता में कांग्रेस की जगह शिवसेना बीजेपी की सरकार आई थी, लेकिन उनको भी जो इंडिपेंडेंट्स थे उनका समर्थन लेना पड़ा था। 2004 और 2009 में भी जो भी बदलाव हुए उसका कोई भी असर सत्ताधारी पार्टी पर नहीं हुआ था और कांग्रेस एनसीपी की सरकार वापस आई थी, तब ज्यादा वोट प्रतिशत हुआ था। 2009 में वोट प्रतिशत घटा, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार नहीं बदली गई थी। 2014 में वोट प्रतिशत बढ़ा, लेकिन सरकार बदली गई। तो कुल मिलाकर अगर हम 1995 से लेकर अब तक 2019 तक नजर डालें तो वोट प्रतिशत और सरकार बदलने का कोई सीधा संबंध अब तक दिखाई नहीं दिया है। तो संजय कुमार, जो ये बात की जा रही है वोट प्रतिशत की, वोट प्रतिशत महाराष्ट्र में बढ़ा है, माना जा रहा है कि 6 से 7% ज्यादा वोट इस बार महाराष्ट्र में डाला गया है। मुंबई जैसे शहर में भी ज्यादा वोट प्रतिशत हमें दिख रहा है। तो जो आंकड़े हमने रखे हैं उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र की इस स्थिति में ये वोट प्रतिशत बढ़ने का कारण क्या हो सकता है और इसका असर कोई रिजल्ट पर या उसके नतीजों पर आ सकता है कि नहीं आ सकता? साहिल, सबसे पहले जिन आंकड़ों का आपने विश्लेषण स्वयं कर दिया और वो बहुत सटीक हैं। बिल्कुल आपने 4, 5, 6 चुनावों का जिक्र किया कि जब 10% बढ़ा तब भी सरकारें बदली और जब 9% टर्नआउट कम होता है तब भी सरकार बदलती है। आप चुनाव दर चुनाव महाराष्ट्र की बात करें, अलग अलग राज्यों की बात करें, आपको ऐसा ही ट्रेंड दिखाई पड़ेगा। मतलब चुनाव टर्नआउट के बढ़ने या घटने का सरकार के बदलने या इलेक्ट करने से कोई सीधा सीधा संबंध नहीं है। अब दूसरी बात कि ये टर्नआउट बढ़ा क्यों होगा, मुझे लगता है एक तो स्पष्ट सूचक है लोगों की चुनाव में बढ़ती भागीदारी। लोगों की भागीदारी चुनाव में बढ़ी है और उसकी एक वजह बहुत साफ है, लोगों की दिलचस्पी चुनावी राजनीति में बढ़ी होगी। लेकिन मात्र यही एक कारण नहीं है जिसके कारण हम कह सकते हैं कि टर्नआउट बढ़ा है। इसके लिए मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के तमाम ऐसी चीजें हैं जिस पर मेरी आपत्ति हो सकती है। चुनाव कैसे हुआ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कैसे लागू हुआ या उसका पालन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन एक चुनाव आयोग का जो 10-15 सालों से स्वीप प्रोग्राम है वोटरों को अवेयर करने के लिए, वोटरों को जागरूक करने के लिए, उसका फायदा दिखाई पड़ता है। अगर आप 10 साल के चुनाव को देखें तो सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, अलग अलग राज्यों में देखें, हर जगह लोगों की बढ़ती भागीदारी आपको दिखाई पड़ेगी। टर्नआउट बढ़ रहा है, दूसरा कारण। और तीसरा, शायद इलेक्टोरल रोल जो हमारा मतदान सूची है, मतदाता सूची है, उसमें भी संशोधन पहले के मुकाबले आज बेहतर है। घोस्ट वोटर, जो ऐसे वोटरों का नाम जिसमें नहीं होना चाहिए, जो डिलीटेड होना चाहिए, वो पहले ज्यादा होते थे, आज थोड़ा इलेक्टोरल रोल में ज्यादा सुधार है। इन 3 कारणों के कारण चुनाव में टर्नआउट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। नहीं, लेकिन एक मुझे संक्षेप में जानना है कि देखिए 2014, 2019, 2014 विधानसभा लोकसभा और 2019 विधानसभा और 2024 लोकसभा, तब वोट प्रतिशत बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आया। इस बार क्या ऐसी स्पेसिफिक स्थिति आपको नजर आ रही है कि जिसके वजह से वोट प्रतिशत बढ़ा है? चुनाव आयोग का तो ठीक है, लेकिन 6 पार्टियां, रिबेल्स, महाराष्ट्र की पॉलिटिकल स्थिति, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में ये कैंडिडेट स्पेसिफिक होगा या सचमुच में लोग कुछ कहना चाह रहे हैं, इसके वजह से विधानसभा में अचानक वोट प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, लोग कहना चाह रहे हैं का मतलब हम फिर अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या लोग कह रहे हैं सरकार दोबारा चाहिए या लोग कह रहे हैं सरकार को हमें हराना है। ऐसा कोई अर्थ मैं नहीं निकालता कम से कम, और ये आंकड़े बताते हैं कि इस तरह के अर्थ हम अगर निकालेंगे तो जल्दबाजी कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, आपने 2019 और 24 का जिक्र किया, लोकसभा की तुलना में हमेशा विधानसभा के चुनाव में टर्नआउट बढ़ता है, ऊंचा होता है, और ये उसका प्रमाण है 24 के लोकसभा का चुनाव और 24 का विधानसभा का चुनाव। और एक बात जिसका जिक्र आपने स्वयं किया
जितनी ज्यादा कैंडिडेट होंगे, बड़ी संख्या में कैंडिडेट है, लगभग 8,000 शायद कैंडिडेट महाराष्ट्र के चुनाव में है। तो अगर ज्यादा कैंडिडेट है, हर कैंडिडेट जोर लगा रहा है, अपने वोटरों को मोबिलाइज कर रहा है, उसके कारण भी थोड़ा टर्नआउट बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। आशुतोष, ये तो बात साफ नजर आ रही है कि भाई वोट प्रतिशत बढ़ने से सरकार बदलना और इसका कोई आकलन करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन क्या सचमुच में इस तरीके की स्थिति हो सकती है? क्योंकि अभी तक जो बाइफरकेशन के आंकड़े मेरे पास तो आए नहीं है, चुनाव आयोग ने अभी तक वो डाले नहीं है कि कितने प्रतिशत महिलाओं ने वोट डाला है, कितने प्रतिशत पुरुषों ने वोट डाला हुआ है, और आमतौर पर महाराष्ट्र में महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों से कम होता है। लेकिन क्या इस स्थिति में महायुति के लिए उसका फायदा हो सकता है क्या? और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हंग असेंबली बनती है तो किसके सरकार बनाने के चांसेस ज्यादा होंगे? क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई स्पेसिफिक बात तय नहीं हुई है, दोनों में झगड़ा हो ही सकता है आखिरकार। देखिए, जहां तक वोट प्रतिशत बढ़ने की बात होती है तो दो चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह महत्वपूर्ण है कि इस वक्त अगर आप देखें महायुति और अघाड़ी दोनों के बीच में सत्ता पाने के लिए जबरदस्त तरीके से संघर्ष है। तो दोनों गुटों की पूरी कोशिश होगी कि उनके जो समर्थक लोग हैं या उनके जो वोटर हैं वो बड़ी संख्या में निकालकर उनको पोलिंग बूथ तक ले जाएं। दूसरा, विदिन जो गुट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए महायुति के अंदर भारतीय जनता पार्टी है, साथ ही साथ एकनाथ शिंदे हैं और फिर उसमें अजित पवार, इन तीनों की भी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा उनके एमएलए जीत कर आए। तो वो एमएलए भी ये कोशिश कर रहे होंगे और पार्टी अपने लेवल पर भी कोशिश कर रही होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और उनकी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सके, ताकि उनकी बार्गेनिंग पावर चुनाव के बाद बढ़ पाए। और यही हालत अघाड़ी का भी होगा। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। लेकिन देखिए, जहां तक महिलाओं की बात है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके आधार पर यह कह देना कि कोई बहुत एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई है वोटिंग परसेंटेज, मैं उससे सहमत नहीं हूं। जहां तक मुख्यमंत्री पद की बात है, देखिए, बुरा ना माने, हमारे किशोर जी हमारे मित्र हैं, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जो बीजेपी और कांग्रेस के अलावा जो बाकी की चार पार्टियां हैं वो एक साथ नहीं आ पाएंगी? अगर ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी साथ आ सकते हैं सालों के बाद, तो फिर शिवसेना सुसीबेन की और शिवसेना किशोर तिवारी के भी साथ आ सकते हैं, या एनसीपी के ए और एनसीपी के शरद दोनों भी साथ आ सकते हैं। अरे दोनों के बीच में तो बहुत करीबी रिश्ता रहा, बरसों इन लोगों ने साथ काम किया है। तो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के साथ नहीं आएगी, ना बीजेपी कांग्रेस को सपोर्ट करेगी, ना कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट करेगा। लेकिन बाकी की चारों पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में फेविकोल का जोड़ लग सकता है, और क्रॉस पार्टी भी हो सकती है। ये भी आप समझ लीजिए, मैं 2014 में शरद पवार ने बीजेपी की सरकार को गिरने से बचा लिया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। तब तो शिवसेना नहीं आई थी, लेकिन बाद में शिवसेना ने बीजेपी को सपोर्ट कर दिया, और 2019 में शिवसेना ने बीजेपी को छोड़ दिया। तो इसलिए महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी संभव नहीं। किशोर जी देखिए मुस्कुरा रहे हैं और सुशीबेन भी मुस्कुरा रही, इसका मतलब जो मैं एक बात कह रहा हूं उसमें कुछ न कुछ दम है। बीजेपी के साथ हमारा फेविकोल का जोड़ है। किशोर जी को तय करना है कि वो उनको फेविकोल का जोड़ पसंद हो तो आ जाए हमारे साथ। लेकिन हमारा देखिए ऑफर दे दिया, सुशीबेन ने फौरन ऑफर दे दिया। किशोर जी ऑफर ले लीजिए, अभी आप ज्वाइन कीजिए। देखो सुशीबेन, तुम मेरी छोटी बहन हो। देखो अजित पवार की एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी, एकनाथ शिंदे की सेना और उद्धव जी की सेना, हम लाइफ टाइम सबसे ज्यादा एमएलए लेके आ रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ बीजेपी। चलो बल्ले बल्ले। लेकिन एक बात बताता हूँ साहिल, एक बात बताता हूँ। अरे थोड़ा रुको, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। अरे थोड़ा सुशीबेन इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं। अगर गलती से, विनोद जी सुन लो, गलती से ये हंग असेंबली आई तो गौतम अडानी ही तय करेंगे। क्या बात कर रहे हो आप किशोर तिवारी जी? अरे अडानी पर किशोर तिवारी जी, क्या आप कह रहे हैं कि शरद पवार उस तरफ गेम खेलेंगे? शरद पवार थे, किशोर तिवारी जी भूल जाते हैं, उद्धव जी भी थे, शरद पवार भी थे। क्या बात किशोर तिवारी जी? नहीं, अजित पवार जी ने बताया। लेकिन सुशीबेन जी ये बात तो अजित पवार ने खुद कही थी ना कि पिछली बार बीजेपी और एनसीपी के बीच में संबंध जोड़ने के लिए अडानी बीच बचाव कर रहे थे। ये तो बात खुद अजित पवार कह चुके हैं। जी भी थे तब, उद्धव ठाकरे जी भी थे, वो क्यों भूल जाते हैं मिस्टर तिवारी? कुछ भी बोल क्या बात करते हो? उद्धव जी को गिराने के लिए मीटिंग क्या थी। बात कर रहे हो मिस्टर अरे तिवारी? उद्धव जी को गिराने के लिए यूपीटी की बात करें,
आप अरे मुझे सिर्फ जवाब अपने दे। महाविनाश आघाड़ी देखिए की क्या, बात करें प्लीज। मुझे जवाब देखिए दे। क्या है, कुछ नहीं देखिए मिला क्या तो है, अदानी। अरे भैया देखिए क्या टेंडर है, किसने नहीं नहीं दिया एक था मिनट अदानी एक को? मिनट एक मिनट आपने तो दिया था। भाई भूल एक जाते मिनट हैं एक मिनट एक प्लीज। मिनट धारावी का टेंडर किसने चलिए दिया एक मिनट अदानी एक को? मिनट एक मिनट भाई ऐसा है कि ये फेविकॉल का जोड़ नहीं है, ये मोह मोह के धागे हैं। तो ये धागे कभी भी जुड़ सकते हैं, कभी भी टूट सकते हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति में तो कम से कम मोह के धागे ही दिखाई देते हैं। भाई फेविकॉल का जोड़ तो बहुत मुश्किल से दिखाई देगा। प्रदीप भंडारी, ये सब जो बातचीत है ना कि दोनों शिवसेना एक साथ आना है, चाचा भतीजा एक साथ आ जाएगा, कोई टेंशन तो नहीं बढ़ जाता है? और वहां कांग्रेस का भी कि अडानी बीच में आएंगे, कहेंगे एनसीपी बीजेपी साथ में आ जाए। इससे पहले भी इस तरह की कोशिश हो चुकी है। पहले प्रदीप भंडारी, फिर सुरेंद्र राजपूत के पास जाएंगे। प्रदीप भंडारी, मेरे पास कब आओगे भाई? आपके पास नहीं है क्या? मैं वापस से कहूंगा, फेविकॉल का जोड़ है, ऐसा जोड़ है जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। अब अगर किशोर तिवारी जी को समझ में आ चुका है कि कांग्रेस पार्टी के साथ में उनको बहुमत नहीं मिलने वाली है, इसीलिए वो इस पैनल के ऊपर फीलर्स भेजने का प्रयास कर रहे हैं। किशोर जी, आप घबराइए मत, महायुति 150 सीट से क्रॉस करने वाली है। उसके बाद अगर आपको अपना हृदय परिवर्तन करना है तो अपना हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। बड़ी बात यह साहिल जी कि 75 सीट में हम और कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट फाइट में है। आप इलेक्शंस उठा के देख लीजिए, पिछले 50 इलेक्शंस में अक्रॉस स्टेट्स में जितनी भी डायरेक्ट फाइट, भले लोकसभा और असेंबली इलेक्शंस हो, जब भी हम और कांग्रेस पार्टी डायरेक्ट फाइट में गए 65 to 70% से ज्यादा हमारा स्ट्राइक रेट रहा है। इस बार भी हमें कॉन्फिडेंस है कि जो महिलाएं निकली हैं वो 70% तक हमारे साथ में आएंगी। इसका जवाब तो कोई मोए मोए के धागे नहीं होगा। फेविकॉल का जोड़ है, इसमें जितने ज्यादा लोग आना चाहते हैं आ जाइए। दे दीजिए जवाब, दे दीजिए जवाब, दे दीजिए, चलिए जवाब दे दीजिए, दे दीजिए, दे दीजिए जवाब दे दीजिए। उनको भी बोलने देना। एक बात मैं बोल रहा हूँ, अरे बोलेंगे ना आप, जवाब दे दीजिए। जरा नकली पुत्र बोला, बाला साहब ठाकरे के बच्चे के पीठ में खंजीर खोसा और जितना बुरा करना चाहते थे उतना बुरा किया। उद्धव ठाकरे कभी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। उद्धव ठाकरे तुमको महाराष्ट्र से दफन कर कर ही चैन लेंगे। महाराष्ट्र को बीजेपी मुक्त कराएंगे। किशोर जी, पहले ये फोकस करो कि उद्धव ठाकरे जी और आपकी पार्टी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वरना वो भी कांग्रेस पार्टी नहीं देगी। ये भूल गए ये फोटो, इतना झुकना पड़ेगा, इससे ज्यादा झुकना पड़ेगा, तब जाके भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन की फोटो नहीं मिलेगा। कर रहे हो आप सीनियर हैं इसलिए हम जरा नंबर 6 पार्टी रहेंगे आप। उम्र का लहजा कर रहे हैं, आप कुछ भी बोलते हो। नंबर 6 वाली पार्टी आएंगे किशोर तिवारी, नंबर 6 वाली पार्टी। और ना एलओपी मिलेगा आपको। आपका उम्र का लिहाज करके कोई एक डिसाइड कर लो। चलिए चलिए चलिए, समय एक डिसाइड कर लो। चलिए कोई एक डिसाइड कर लो, कोई दोनों भी मत चिल्लाओ। एक मिनट अभी आप लोग नहीं, विनोद अग्रवाल नहीं, चलिए विनोद अग्निहोत्री जी के पास मुझे जाना है। देखिए, झगड़ा मुख्यमंत्री पद को लेकर है। नेता विपक्ष तो एक दूसरे को देने के लिए सब लोग तैयार बैठे हुए हैं, तो झगड़ा तो मुख्यमंत्री पद को लेकर होगा। ये उचित नहीं है कि आप सारा का सारा फोरम भारतीय जनता पार्टी को दे दें। अरे ऐसे थोड़ी है, किशोर तिवारी जी तो पूरा फोरम ले रहे हैं। कमाल की बात करते हैं राजपूत जी आप। अब इसमें समय मत गवाइए, आपको कहना है तो कह दीजिए, फिर मुझे विनोद अग्रवाल जी के पास भी जाना है। बोलिए बोलिए, विनोद अग्निहोत्री के पास भी जाना है, बोलिए राजपूत जी, बोल दीजिए। चलिए नहीं, आप विनोद जी को लीजिए। नहीं, विनोद जी हमारे बड़े भाई है, पहले विनोद जी बोले, लेकिन आपका ये जो समय का नियंत्रण है वो मेरे ख्याल से आप बोल लीजिए, समझ आ रहा है, आप बोल लीजिए भाई, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, समझ आ रहा है, आप बोल लीजिए। चलिए विनोद जी, ये जिस तरीके से झगड़ा हमको दिख रहा है, विनोद जी जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री पद को लेकर तो कोई साफ नजर नहीं आ रहा है यहां पर। ऐसी सिचुएशन में कल अगर सरकार बनाने का न्योता मिलता है तो वो किसको जा सकता है, क्योंकि हंग असेंबली की पोजीशन ज्यादा नजर आ रही है। और ऐसे में महायुति जल्दी मुख्यमंत्री पद तय करेगी, या जिस तरीके से हम देख रहे थे कि महाविकास आघाड़ी में झगड़ा बढ़ेगा और समय निकल जाएगा उसमें। देखिए, हंग असेंबली में पलड़ा महायुति का भारी रहेगा, क्योंकि सत्ता के सारे सूत्र उसके पास हैं। केंद्र सरकार, राज्यपाल और जो तमाम सारे सूत्र संसाधन और सत्ता के होते हैं वो महायुति के पास है। इसलिए महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने की संभावना तभी है जब उसको स्पष्ट बहुमत मिल जाए, तभी उसकी सरकार बनेगी। नहीं तो अगर हंग असेंबली आती है तो उसमें महायुति का पलड़ा भारी लगता है मुझे। आप देख लीजिए कि जब पिछली बार भी आखिर कुल मिलाकर देवेंद्र फडणवीस की शपथ तो हो ही गई थी, भले 3 दिन के लिए हुई हो, लेकिन हो तो गई थी ना। तो वो है। एक बात मैं जरूर इस पर बोलना चाह रहा था साहिल भाई, कि जो वोट परसेंटेज की आप जो बात कर रहे हैं, इस पर देखिए
अभी आशुतोष ने जो कहा या संजय जी ने कहा, मैं सहमत हूं उनकी बात से। एक तथ्य और मैं जोड़ना चाहूंगा, इस पूरे चुनाव में 2 केंद्रीय मुद्दे थे। एक मुद्दा था जो महायुति की तरफ से था, बटेंगे कटेंगे यानी हिंदुत्व का ध्रुवीकरण, और दूसरा मुद्दा जो महाविकास आघाड़ी की तरफ से था वो था महाराष्ट्र अस्मिता और संविधान बचाओ या जाति जनगणना यानी सोशल जस्टिस। मुझे लगता है इन दोनों मुद्दों का प्रभाव भी वोट परसेंटेज बढ़ने के पीछे हो सकता है। अब किसका पलड़ा भारी है ये तो नतीजों से पता लगेगा, और ये भी तय होगा कि महाराष्ट्र की जनता क्या चाहती है। तो इसलिए वोट परसेंटेज बढ़ने के पीछे केंद्रीय मुद्दों का भी बड़ा योगदान होता है, ये भी एक कारण है। जहां तक मुख्यमंत्री पद की बात है तो झगड़ा दोनों तरफ है। झगड़ा ऐसा नहीं, एक नाथ शिंदे जो है, जो शिवसेना से अपना जन्मांतर का नाता तोड़ करके नई शिवसेना, पुरानी शिवसेना को उन्होंने ले लिया। उद्धव ठाकरे से और बाला साहब ठाकरे परिवार से उनके जो संबंध थे वो अलग हो गए। वो क्या मुख्यमंत्री पद छोड़ देंगे आसानी से महायुति में, या भारतीय जनता पार्टी फिर अगले 5 साल के लिए उनको अपने कंधे पर बिठा के मुख्यमंत्री बनाएगी? ये एक प्रश्न है। कांग्रेस की जहां तक बात है तो देखिए, कांग्रेस की स्थिति में जानता हूं, बाला अग्निहोत्री जी, क्या नाम है, ऊपर से कॉल आएगा ना, नाना ऊपर से कॉल आएगा ना तो सबको सुनना पड़ेगा। हाईकमान से कॉल आएगा ना तो सबको सुनना पड़ेगा। बीजेपी हाईकमान पर भरोसा रखती है आज की स्थिति में? नहीं, वो तो मैंने कहा, तो मैंने कहा असेंबली की स्थिति में महायुति का पलड़ा भारी होगा। लेकिन एक नाथ शिंदे क्या शरद पवार के साथ उनसे तार नहीं जुड़ सकते? क्या उद्धव ठाकरे साहब कि यहाँ कोई मंथन नहीं हो सकता? लेकिन मुझे लगता है, जहां तक मैं समझ रहा हूं, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को, सुरेंद्र भाई उससे सहमत हो चाहे ना सहमत हो, वो किसी भी हालत में अगर उनका बहुमत मिलता है अघाड़ी को, तो वो ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा होने देंगे जिसका फायदा महायुति या बीजेपी उठा सके। वो उद्धव ठाकरे के नाम पर, चलिए 23 तारीख के बाद दोनों गठबंधन चाहेंगे कि जल्द से जल्द सरकार बनाने की वो कोशिश करे, और इसी में महाराष्ट्र का पूरा मामला फंसा हुआ है। 2019 में इसी मुख्यमंत्री पद को लेकर सारा झगड़ा, सारा फसाद इसी मुख्यमंत्री पद को लेकर हुआ था। इस बार देखना है कि अगर बहुमत की स्थिति नहीं होती है तो क्या मुख्यमंत्री पद ही सरकार बनाने और बिगाड़ने का कारण होता है या नहीं होता है। तो 23 के नतीजों के लिए आज तक के साथ आप तैयार रहिए। फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।